नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का वीर सर जीएस वाले की इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं कि सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। साथियों, आज है 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न हैं उन सभी की चर्चा आज की इस क्लास में हम करेंगे। साथियों, करंट अफेयर के साथ साथ मैं आपको स्टैटिक जीके का भी हिस्सा कवर कराता हूं ताकि आपकी समग्र और संपूर्ण रूप से तैयारी हो सके जीके जीएस का। ध्यान रखिएगा, ये जो करंट अफेयर की क्लास है रोजाना सुबह 5 बजे मैं अपलोड करता हूं, तो सुबह 5 बजे उठने के बाद आप जो है कि क्लास जरूर किया करिए, क्योंकि क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसमें मैं चित्रात्मक प्रस्तुति के माध्यम से आपको हर एक प्रश्न को बताता हूं, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा भी। साथियों, ये जो करंट अफेयर की क्लास होती है इसमें मैं कौन कौन से टॉपिक को कवर करता हूँ। दोस्तों, इसमें इंटरनेशनल न्यूज़ यानी इंटरनेशनल अफेयर्स को कवर करता हूँ, नेशनल अफेयर्स को, अवार्ड वाले न्यूज़ को, डिफेंस न्यूज़ को, स्पोर्ट्स न्यूज़ को एंड साइंस एंड टेक न्यूज़ को मैं क्या करता हूँ, कवर करता हूँ। यानी कहे कि हर एक क्षेत्र से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में, तथा साथ ही उससे जो अन्य टॉपिक या अन्य पॉइंट्स से प्रश्न पूछता है जिसको हम लोग स्टैटिक जीके कहते हैं, वे सारे ही चीज़ों को मैं क्या करता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे कवर करता हूँ दोस्तों। तो सुबह सुबह 5 बजे मैं अपलोड करता हूँ, तो जुड़ना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताया कि मैं क्या करता हूँ, किसी भी प्रश्न में मैं चित्र लगा करके आपको बताने और समझाने का प्रयास करता हूँ, जिससे आप क्या है थोड़ी आसानी से और थोड़े बेहतरीन तरीके से सीख जाते हैं और समझ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसको मैंने आपको दिखाया भी। तो आपको मैं A1 कंटेंट यानी कहें कि सबसे ज़बरदस्त और सबसे शानदार कंटेंट देता हूं दोस्तों। तो आप सभी का भी फर्ज बनता है कि आप सब लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आगे बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें, ताकि मेरा भी ऊर्जा का भंडार भरा रहे और मैं एकदम जोश से परिपूर्ण रहूँ और आप सभी के लिए काम करता रहूँ। साथियों, अगर आप सभी को इस करंट अफेयर की जो क्लास है इसका पीडीएफ नोट्स भी चाहिए, तो आप सब लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर मैं रोज़ भेज देता हूं पीडीएफ को भी। और अगर वहां पे नहीं जा पा रहे हैं तो इस दिए गए नंबर पे क्या कर सकते हैं, आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अपने प्रश्नों की ओर। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न कहता है कि विश्व शिक्षक दिवस यानी वर्ल्ड टीचर डे प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। देखिए, विश्व शिक्षक दिवस की बात कर रहा है, वर्ल्ड टीचर डे की बात कर रहा है दोस्तों। तो यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को। अगर यहाँ पे केवल शिक्षक दिवस कहता या भारतीय शिक्षक दिवस कहता तो आप उत्तर करते 5 सितंबर। क्या करते? 5 सितंबर दोस्तों, क्योंकि 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस और 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस, वर्ल्ड टीचर डे। इसको याद रखना है, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे सुनिएगा, इसके बारे में कुछ और चीज़ें की चर्चा करेंगे। तो विश्व शिक्षक दिवस जो है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्ल्ड टीचर डे, ये 5 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में मनाया जाता है। इस दिन अध्यापकों को सामान्य रूप से और कतिपय कार्यरत और सेवानिवृत्त शिक्षकों को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित भी किया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 1966 में यूनेस्को और ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की उस संयुक्त बैठक की याद करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें अध्यापकों की स्थिति पर चर्चा हुई थी और इसके लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए थे। अतः इसे 1994 के बाद से प्रतिवर्ष लगभग 100 से अधिक देशों में मनाया जा रहा है और इस प्रकार से 2025 में यह 31वां विश्व शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा? 31वां वर्ल्ड टीचर डे या विश्व शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। अब चूंकि दिवस की बात आ रही है तो अक्टूबर महीना शुरू हुआ है, तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया था दोस्तों? तो 1 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मतलब इंटरनेशनल ओल्ड डे। 2 अक्टूबर को मनाया गया था गांधी जयंती और साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर को मनाया गया टेक्निक डे यानी कि तकनीक दिवस और साथ साथ बॉयफ्रेंड यानी कि आप कह सकते हैं, हाँ बॉयफ्रेंड ही कहते हैं, ठीक है, बॉयफ्रेंड डे मनाया गया। ठीक, 4 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व पशु दिवस यानी वर्ल्ड एनिमल डे। क्या मनाया गया? वर्ल्ड एनिमल डे मनाया गया था दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं आपसे दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही लेटेस्ट, बहुत ही शानदार है। कहता है हाल ही में किसी पुरुष भारतीय क्रिकेट टीम का ODI कप्तान बनाया गया। अब जो लोग क्रिकेट देखते हैं या फिर जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनके लिए थोड़ा सा दुखद समाचार यहाँ पे ये है, जो लोग रोहित शर्मा को फॉलो करते हैं ये उनके लिए, रोहित शर्मा फैंस के लिए झटका है, क्योंकि रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया है। रोहित शर्मा अभी तक ODI क्रिकेट के
या कहें ओडीआई के कप्तान थे, लेकिन अब इनको हटा करके शुभमन गिल को क्या कर दिया गया है, ओडीआई का कप्तान बना दिया गया। किसको? शुभमन गिल को बना दिया गया। ध्यान रखिएगा, इससे पहले शुभमन गिल टेस्ट कैप्टन थे और ओडीआई के कैप्टन थे रोहित शर्मा, टी20 कैप्टन है सूर्य कुमार यादव। लेकिन अब रोहित शर्मा ओडीआई कप्तान नहीं रहे, अब बन गए हैं शुभमन गिल। तो शुभमन गिल के पास 2 टीम या कहें कि टेस्ट और ओडीआई के कैप्टन हैं और साथ साथ टी20 के वाइस कैप्टन भी हैं। और टी20 के कैप्टन कौन है? तो वह है सूर्य कुमार यादव। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से लेकर के अभी तक रोको पहली बार मैदान में उतरेंगे, उसके बाद से लेके पहली बार उतरेंगे। तो इनके प्रशंसक भी क्या रहे हैं, बड़े ही हर्षोल्लास से मैं देख रहा हूँ। बहुत सारे हमारे साथी भी हैं जो स्टेटस लगा करके बड़े काफ़ी कह सकते हैं बड़े दिलचस्प तरीके से इनका इंतजार कर रहे हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताऊं तो जो शुभमन गिल हैं, आप सभी को पता है इंडिया स्क्वाड का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाने वाली है। और यह टूर 19 तारीख को या कहें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 19 तारीख को मैच होना है। तो इसमें शुभमन गिल क्या बन गए हैं? कप्तान बन गए हैं ओडीआई के। और ये ओडीआई के 28वें कप्तान बने। कौन से? ओडीआई के 28वें कप्तान बने हैं। और 19 तारीख को जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच होगा तो वहीं पर अपने ओडीआई कैप्टन के रूप में ये डेब्यू करेंगे। कौन? शुभमन गिल। बात करें ये जो सिलेक्शन हुआ है, अभी ये कल शाम को ही हुआ, इसकी मुख्य 10 बड़ी बातों के बारे में जाने तो जो शुभमन गिल हैं इनको क्या बना दिया गया? वनडे कप्तान बना दिया गया। और श्रेयस अय्यर को क्या बनाया गया? वाइस कैप्टन यानी कि उप कप्तान बना दिया गया ओडीआई का। अभिषेक शर्मा को अभी भी मौका नहीं दिया गया, जबकि आप जानते हैं अभिषेक शर्मा टी20 में धमाल मचाए हुए हैं। जो भी आ रहा है, चाहे प्रीमियम बॉलर हो चाहे जैसा हो, उसको दही के रगड़ रहे हैं। ठीक है, बुमराह को वनडे सीरीज में आराम दिया गया है। पंत और हार्दिक जो है कि चोट की वजह से बाहर हैं। हार्दिक की जगह पर नीतीश रेड्डी को जगह मिला है। और जो वाशिंगटन सुंदर थे इनको टी20 में जगह मिला है। जडेजा भी वनडे टीम से बाहर हैं। वरुण चक्रवर्ती भी बाहर हो गए हैं। और ध्रुव जुरैल को पहली बार वनडे टीम में मौका दिया जा रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि ध्रुव जुरैल अभी हाल ही में 2 दिन पहले जब वेस्टइंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच हो रहा था तो वहाँ पर अपना मैडन सेंचुरी मारा, यानी पहला सेंचुरी लगाया था, जिसको उन्होंने भारतीय सेना को समर्पित भी किया था। ठीक है, आइए बात करते हैं आपसे अगले प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कहता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस यानी इंटरनेशनल ओल्ड डे जो मनाया गया था 1 अक्टूबर 2025 को, उसका थीम क्या था, उसका विषय क्या था दोस्तों? तो उसका विषय था ऑप्शन नंबर बी, यानी स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाने वाले वृद्धजन, हमारी आकांक्षाएं, हमारा कल्याण और हमारे अधिकार। यह थीम था अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन यानी इंटरनेशनल ओल्ड डे 2025 का। ठीक है, यह मैंने चित्र के माध्यम से आपको सब कुछ समझाने की कोशिश किया है। सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2025 मनाया। किस विभाग ने? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने। यह कार्यक्रम 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित हुआ था। इस समारोह के दौरान एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया। इस समझौता ज्ञापन में रक्षा मंत्रालय, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड और बिरला ओपन माइंड्स फाउंडेशन शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2025 का जो विषय है वह है स्थानीय और वैश्विक कार्रवाई को आगे बढ़ाने वाले वृद्धजन, हमारी आकांक्षा है, हमारा कल्याण और हमारे अधिकार है। यहाँ पे आपको चित्र के माध्यम से मैंने समझाने का भी प्रयास किया है दोस्तों। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सब लोग क्या करेंगे, आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे। पीडीएफ के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर लीजिए, चाहे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चौथा प्रश्न कहता है, किस राज्य के बथुकम्मा महोत्सव ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना करके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित किया है? अभी जो बथुकम्मा महोत्सव है, पहली बात ये मनाया कहाँ जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना में। ये कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तेलंगाना के अंदर। कहाँ पे? तेलंगाना मनाया जाता है बथुकम्मा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चित्र लगाया है और चित्र के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ बथुकम्मा त्यौहार क्या होता है, कैसे मनाया जाता है। इसके बारे में और डिटेल जानते हैं थोड़ा सा आगे, जहाँ मैंने एक्सप्लेन किया आपके लिए सारी चीज़ों को। चलिए दोस्तों, तो बथुकम्मा जो पर्व है भारत के तेलंगाना राज्य में बनाया गया। अब चूंकि तेलंगाना राज्य की बात आ रही है दोस्तों, तो तेलंगाना राज्य का जो कि
राजधानी क्या है? हैदराबाद है। तेलंगाना में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो तेलुगु भाषा बोली जाती है। तेलंगाना राज्य बनाया कब गया था? तो यह बनाया गया था 2 जून 2014 को। किसे काट कर? तो आंध्र प्रदेश से काट के बनाया गया था, याद रखिएगा। तो भैया बथुकम्मा पर्व तेलंगाना राज्य में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह एक क्षेत्रीय पर्व है। पूरे तेलंगाना क्षेत्र में यह बथुकम्मा पर्व सालिवाहन संवत के अमावस्या तिथि से शुरू होकर के 9 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिन तक मनाया जाता है जी? है 9 दिनों तक मनाया जाता है महिलाओं द्वारा। फूलों से 7 लेयर से गोपुरम मंदिर की आकृति बनाई जाती है। देखिए फूलों से जो कि 7 लेयर से, देखिए नीचे देखेंगे तो 1 लेयर, 2 लेयर, 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से करके 7 लेयर तैयार किए जाते हैं। और 7 लेयर में क्या किया जाता है? गोपुरम मंदिर की आकृति बनाई जाती है। लेकिन अब जानते हैं वर्तमान जो पीढ़ी है वह 7 नहीं, वो 10 भी बना देगी, 12 बना देगी, लेकिन बनाएगी ज़रूर, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से क्या होता है? बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है महिलाओं के द्वारा। तेलंगाना के बथुकम्मा महोत्सव ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। इसके माध्यम से इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि भी मिली है। अगर हम बात करें आयोजन कहाँ हुआ, तो आयोजन हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इनमें से एक रिकॉर्ड सबसे बड़ी बथुकम्मा पुष्प संरचना का था। पहला तो यही था कि भैया सबसे बड़ी पुष्प संरचना बनाया गया था। एक तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये हो गया। दूसरा जो है कि इसका वजन लगभग 7 टन था और इस संरचना की ऊंचाई जो है कि 63.11 फीट और चौड़ाई 11 फीट था। आप अंदाज़ा लगाइए कितना भयंकर रहा होगा। ठीक है, तो ये बथुकम्मा त्यौहार मनाया जाता है कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर दोस्तों। अगला प्रश्न है 5वां। कहता निम्नलिखित में से किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में जोड़ा गया है? अब देखिए अभी आपको जब यूनेस्को की बात आती है तो देखिए जो छठ महापर्व है उसको भी जोड़ने की बात हुई। तो भैया पहले हम यहाँ बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में जोड़ा गया। अब इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं और अच्छे से आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए कहता है शीत डेजर्ट या शीत, आप देखिए शीत का मतलब कोल्ड ही होता है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे करा शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व, या आप इसको कह सकते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड का मतलब शीत होता है, डेजर्ट का मतलब क्या होता है? एक सेकेंड, डेजर्ट का मतलब क्या होता है जी? डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थल। ठीक है, चलिए तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश के भीतर पश्चिमी हिमालय में स्थित एक बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ पे जी? यह है हिमाचल प्रदेश में है। इसे अगस्त 2009 में क्या कर दिया गया था? बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। कब? अगस्त 2009 में ही स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व स्थलीय कर दिया गया था बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में। अब अगर आपसे पूछे बायोस्फीयर रिजर्व होता क्या है, तो ये सुनिएगा। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है वह स्थलीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्र हैं जो इसके सतत उपयोग के साथ जैव विविधता के संरक्षण को बढ़ावा देता है। यानी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या किया जाता है? जो जैव विविधता है उसकी संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है, खास करके स्थलीय और तटीय क्षेत्र की जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसे। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में स्थित भारत के जो शीत मरुस्थल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, या जिसको कहते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको यूनेस्को द्वारा हाल ही में मान्यता दिया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यह अब विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का हिस्सा बन गया है और यह घोषणा 27 सितंबर को यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद मानव और जैवमंडल के 37वें सत्र के दौरान घोषणा या 37वें सत्र के दौरान किया गया। इसके साथ ही यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में भारत के अब 13 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हो गए। कितने? 13 है। अब भैया 13 तो कह दिया गया, लेकिन अगर आपसे पूछे भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो टोटल हैं 18। टोटल कितने हैं? टोटल है 18। कहेंगे सर 13 ही कैसे हुए? अगर इसके बारे में जानना है तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताने की कृपा करूँगा, कोशिश करूँगा दोस्तों। आपको पहले मैं जूम इन कर लूँ ताकि आपको बताने में मुझे आसानी हो। अगर यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पे मेंशन किया है यहाँ पे। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का विचार यूनेस्को द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर यानी MAB प्रोग्राम के तहत प्रस्तुत किया गया था। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 से, कब जी? वर्ष 1986 से बायोस्फीयर रिजर्व नामक योजना क्रियान्वित की जा रही है और भारत के 28 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 को कितने को भैया? 12 को मैब कार्यक्रम में शामिल किया गया है और 13वां जो था वह था कोल्ड डेजर्ट। अब 13 हो गए। MAB कार्यक्रम में कितने शामिल हो गए? 13 हो गए हैं। आई बात समझ में?
चलिए, तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, जूम आउट करता हूँ, क्या करता हूँ, जूम आउट करता हूँ फिर से जहाँ पे यह था। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों मैंने आपको जो बताया और जो आपको समझाने की कोशिश किया। अच्छा, अगर आप इसमें देखेंगे जितने भी आपके डेजर्ट हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो जो जिसकी चर्चा मैंने किया, जो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हिमाचल प्रदेश में है। और इस प्रकार से टोटल कितने डेजर्ट है दोस्तों, तो टोटल जो है कि 18 या कहें कि 18 डेजर्ट हैं। कितने हैं, 18 डेजर्ट हैं, जिसमें से अब 13 कितने हो गए, MAB में शामिल हो गए हैं। आई होप इतनी बातें आप सभी को समझ में आ गया होगा। बात करते हैं दोस्तों आगे अगले प्रश्न की। एक मिनट, थोड़ा सा पीछे आते हैं और आपको पीछे देखते कुछ छूटा तो नहीं ना। चलिए, कुछ भी नहीं छूटा। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न कहता है 30 सितंबर को टोक्यो में कार्लोस अल्काराज ने किसे हरा करके जापान ओपन का खिताब जीता। देखिए, जैसे जापान ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, इस प्रकार के ढेर सारे ओपन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जो जापान ओपन था वह कहाँ आयोजित किया गया, तो जाहिर सी बात है जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। तो इसमें कार्लोस अल्कराज ने किसको हराया, तो कार्लोस अल्कराज ने हराया टेलर फ्रिट्ज को। आइए इसके बारे में जानते हैं, दोनों के चित्र को भी दिखाते हैं आपको और अच्छे से समझाते हैं। अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो पहले ये देखिए, ये कौन है, अल्कराज हैं, और ये कौन है भैया, तो ये है आपके इनका नाम है टेलर फ्रिट्ज। ठीक है, दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने जापान ओपन का खिताब जीत लिया है। अल्काराज ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को मात दिया। तो भैया अगर टेलर फ्रिट्ज अमेरिका के थे तो ये जो आपके कार्लोस अल्काराज ये कहाँ के हैं, तो ये स्पेनिश के हैं। ठीक है, कार्लोस ने साल का अपना 5वां जबकि अपने करियर का 24वां खिताब जीता, यानी इस साल इन्होंने 5वां खिताब जीता है। कार्लोस अल्काराज ने फ्रिट्ज को हरा करके जापान ओपन का खिताब जीता। 30 सितंबर को विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज ने टोक्यो में जापान ओपन के फाइनल में टेलर फ्रिट्ज को 6-4, 6-4 से हरा करके जीत हासिल किया था। इस जीत ने उन्हें साल का 8वां और टोक्यो में पहला खिताब दिलाया। ठीक है, सॉरी साल का 5वां नहीं रहेगा जी, साल का 8वां हो गया ये। ठीक है, ये तो 8वां हो गया, 5वां नहीं 8वां होगा। तो 8वां, और टोक्यो में अगर बात करें तो यह इनका पहला खिताब था। और इसी जीत के साथ अल्काराज ने सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में जो लेवर कप था वहाँ पे फिर से हारे थे, इस चीज़ का बदला भी इन्होंने ले लिया। बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, 7वां प्रश्न, और कहता है 7वां प्रश्न की राष्ट्रपति के अंगरक्षक को हीरक जयंती रजत बिगुल और ध्वज किसने प्रदान किया। अब जाहिर सी बात है राष्ट्रपति के अंगरक्षक है तो कौन प्रदान करेगा, राष्ट्रपति ही। तो वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो वे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया, हीरक जयंती रजत बिगुल और ध्वज प्रदान किया। ठीक है, आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए प्रदान करते हुए तस्वीर भी मैंने लगा दिया ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति के अंगरक्षक PBG यानी कि प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को हीरक जयंती रजत बिगुल और ध्वज भेंट किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के अंगरक्षक यानी PBG यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड को हीरक जयंती रजत बिगुल और ध्वज भेंट किए। यह समारोह 1950 में रेजिमेंट को राष्ट्रपति के अंगरक्षक के रूप में नामित किए जाने के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। यह एक पुरानी परंपरा का हिस्सा है जिसकी शुरुआत 1923 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड रेडिंग ने किया था, जब बॉडीगार्ड ने अपनी 150 साल वर्ष की सेवा पूरी की थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अच्छा, आज के लिए 7 प्रश्न ही रखते हैं। आज हमने 7 प्रश्न रखा था जो कि बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारे वीडियोज़ जो मैं आपको देता हूँ, जो क्लास कराता हूँ, बहुत ही बेहतर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें मैं उन्हीं करंट अफेयर की चर्चा करता हूँ जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। तो इसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी वीडियो के बारे में अपने विचार को कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कीजिएगा। पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।